स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक कक्षा 11वीं का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ये सीरीज पार्ट 2A इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं। इसके पहले हिस्ट्री क्लास 11th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज का पार्ट 1 यदि आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के उसको आप चेक कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ एक नज़र डालते हैं। प्रश्न संख्या 35 तक का बताया गया था प्रीवियस वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 36 आइए। देखिए, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें समाहित किए गए हैं। आपको इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। तो तैमूर ने 1938 में भारत पर आक्रमण किया था। प्रश्न 37 देखिए, तैमूर के आक्रमण का घातक प्रभाव किस पर पड़ा था? तो तैमूर के आक्रमण का जो घातक प्रभाव था वो सबसे ज़्यादा तुगलक वंश पर पड़ा था। ठीक है, वो काफ़ी शक्तिशाली थे उस समय। अगला क्वेश्चन 38, मंगोल कौन थे? तो मंगोल का शाब्दिक अर्थ दिलेर या बहादुर होता है। मंगोल क्या होते थे? ये मध्य एशिया के असभ्य और बर्बर जाति के अंतर्गत आते थे। प्रश्न 39 देखिए, मंगोलों की सामाजिक दशा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो मंगोलों की जो सामाजिक दशा है वो निम्नवत है। देखिए, निर्जाति संबंधों और एक भाषा ने मंगोल लोगों को आपस में जोड़े रखा था। फिर समाज अनेक पितृवंशी पक्षों में विभाजित था उस वक्त। और दूसरा है कि धनी लोगों के परिवार जो है विशाल होते थे, उनके पास अधिक भूक्षेत्र होते थे और वे स्थानीय राजनीति में भी दखल देते थे। तीसरा है इनके बारे में कि खाद्य सामग्री की समाप्ति, अकाल या सूखे की स्थिति में मंगोलों को भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ भटकना पड़ता था। और फोर्थ ये है मंगोल के संदर्भ में कि लूटपाट करने या आक्रमण करने के लिए मंगोल लोग आपस में क्या परिसंघ भी बना लेते थे, एक संगठन बना लेते थे ये लोग। प्रश्न 40 देखें, मंगोलों की पराजय के दो प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, मंगोलों के पराजय के कई कारण थे, जिनमें से दो प्रमुख कारण ये हैं कि मंगोल की सेना की निर्बलताएं, ये काफ़ी निर्बल लोग थे। यद्यपि मंगोल सेना संख्या में अधिक होती थी, परंतु मंगोल सैनिक संगठित और नियोजित रूप में युद्ध करने की कला से अनभिज्ञ थे, इसलिए थोड़ा निर्बल थे। इसको देख लें। और सेकेंडली ये है कि मंगोल सेनापतियों में योग्यता का अभाव होता था उस वक्त। ठीक है, इसको भी आप चेक कर लें। इसके बाद प्रश्न संख्या 41 आइए, निम्नलिखित पर टिप्पणी। अब इन पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए एग्जाम में आता है चंगेज खान और तैमूर। चंगेज खान की जहाँ तक बात है कि चंगेज खान मंगोल सरदार हलाकू खान का भतीजा था और वह बड़ी ही क्रूर था तथा अत्याचारी था। फिर चंगेज खान ने अपनी वीरता और शौर्य से संपूर्ण मध्य एशिया को रौंद डाला था उस समय। उसे पृथ्वी का प्रकोप भी कहा जाता था और 1221 ईस्वी में उसने भारत पर भी आक्रमण किया था, लेकिन भीषण गर्मी और इल्तुतमिश की दूरदर्शिता के कारण वह वापस लौट गया था। फिर अगला है तैमूर। अब तैमूर पर आएगा। तैमूर बरलास तुर्क शाखा का एक प्रभावशाली नेता था। उसे बचपन से कुरान पढ़ने और तलवार चलाने और घोड़े पर सवार चढ़ने का शौक था। तैमूर लंग, शक्ति और तलवार की धनी था और उसने भारत पर 1998 ईस्वी में आक्रमण करते हुए कहा था कि भारत पर आक्रमण करने का हमारा उद्देश्य काफिरों के विरुद्ध लड़ाई करना, पैगंबरों के आदेशानुसार उन्हें इस्लाम धर्म में स्वीकार करने के लिए बाध्य करना और उसे देश को बहुदेववाद और अंधविश्वास से छुटकारा दिलाना तथा मंदिरों की मूर्तियों को तोड़फोड़ करना है। वस्तुतः तैमूर लोगों का मूल उद्देश्य भारत के अपार संपत्ति एवं धन को लूटना था। इसलिए तैमूर ने अपने आक्रमणों के अंतर्गत पंजाब एवं दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को भी भर करके लूटा था, जी भर भर कर लूटा था। और उसने दिल्ली में 3 दिन तक सामूहिक कत्लेआम करवाया था और इसे कत्लेआम में 1 लाख सैनिकों को भी मरवा दिया था। तैमूर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप ये सारा चीज हुआ था। अब आगे क्वेश्चन देखिए, इसको आप चेक कर लेंगे। 42 आइए, मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता बताना था। तो मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषताएं क्या होता है? सामंतवाद है, दास प्रथा थी, नगरीकरण था, अंधविश्वास था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसका सही आंसर होगा सामंतवाद था, उसकी खास विशेषता थी मध्यकालीन यूरोप की। और 43 देखिए, चर्च की प्रमुख क्षमता थी। चर्च की जो प्रमुख सत्ता थी वो कॉन्स्टेंटाइन के पास थी, या फ्रांस के चर्च के पादरी के पास थी, या इंग्लैंड के सम्राट के पास, या रोम के पोप के पास। इसका सही जवाब होगा रोम के पास और पोप के पास था। और पोप कहाँ रहता था? 45 क्वेश्चन है। लंदन, पेरिस, रोम, काहिरा, ये रोम में निवास करता था। ग वाला विकल्प राइट हो जाएगा। 46 से देखिए, भिक्षुड़ी को निम्नलिखित में से क्या कहते थे? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हिस्ट्री का। नन, नर्स, श्रेणी, चाशक, इसका आंसर होगा नन। फिर मैनर से अब क्या समझते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड के घर को मैनर उस समय
कहा जाता था और इसमें उनके घर और उनके निजी खेत, चरागाह और दास होते थे उनके। अगला है फीफ किसे कहते थे? तो लॉर्ड नाइट को खर्चा चलाने के लिए भूमि का एक भाग देता था जिसे फीफ कहा जाता है और इसके बदले में नाइट लॉर्ड को रक्षा कवचन देते थे। 49 है टीथे क्या था? देखिए टीथे एक प्रकार का कर था जिसे चर्च एक वर्ष के अंतराल पर में कृषकों से उसकी उपज के 10वें भाग के रूप में लेता था। 50 है सामंतवाद की परिभाषा दीजिए। तो सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें स्थानीय शासक उन शक्तियों का प्रयोग करते थे जो राजा या केंद्रीय सत्ता को प्राप्त हुआ करता था। 51 है सामंतवाद की 2 विशेषताएं बताना है। तो उस समय 2 विशेषताएं हैं कि जागीर और उनकी संप्रभुता। और 52 क्वेश्चन देखिए, धर्म सुधार आंदोलन से क्या अभिप्राय है? तो मध्यकाल में चर्च और पोप के अत्याचारों से असंतुष्ट होकर मार्टिन लूथर तथा काल्विन जैसे धर्म सुधारकों ने जो आंदोलन चलाया था उसे ही धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। और इसी धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्रोटेस्टेंट धर्म की नींव पड़ी थी। प्रोटेस्टेंट जो धर्म था उसकी नींव इसी के आधार पर डाला गया था। 53 देखिए, यूरोप में अभिजात वर्ग की क्या दशा थी? तो यूरोप में अभिजात वर्ग की जो है निम्नलिखित दशा थी। यूरोप में अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे, ठीक है। फिर अभिजात वर्ग जागीरदार होता था और दास की रक्षा करता था और उसके बदले में उसके प्रति प्रतिष्ठावान भी रहता था। फिर अभिजात वर्ग की एक विशेषता ये स्थिति थी कि उसके पास संपूर्ण अधिकार होते थे। इसके बाद वह अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकता था और युद्ध के नेतृत्व का भी उसे अधिकार प्राप्त होता था, ठीक है। 5वां है उसका स्वयं का न्यायालय होता था और वह अपनी मुद्रा भी प्रचलित थी उसकी। और 54 क्वेश्चन देखिए, यूरोप की सामंतवादी व्यवस्था की क्या खासियत थी? तो यूरोप के सामंतवादी विशेषता में उस समय क्या होता था, मध्यकालीन यूरोप की जो प्रमुख विशेषता थी उसमें सामंतवादी जो प्रथा थी और सामंतवाद के अंतर्गत राज्य की संपूर्ण भूमि पर राजा का अधिकार होता था और राजा राज्य की भूमि को अपने विश्वासपात्र और स्वाभिमानी और कर्तव्यनिष्ठ सामंतों को दे देता था और ये सामंत ड्यूक या अर्ल कहलाते थे। ड्यूक अपनी भूमि का कुछ भाग छोटे लाभ को देते थे और इन लाभ को बैरन भी कहा जाता था। इस तरह से इनको पूरा डिटेल में आप स्टडी कर लेंगे, ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आ सकता है। और 55 क्वेश्चन देखें, सामंतवाद से क्या आशा, आप क्या समझते हैं? सामंतवाद स्पष्ट करना है कि मध्यकालीन यूरोप की एक प्रमुख विशेषता सामंतवाद थी और रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में उनके छोटे छोटे राज्य बन गए थे और उनकी शक्ति भी क्षीण हो गई थी और इन राज्यों के राजाओं ने धन के अभाव में राज्य की भूमि को अपने विश्वासपात्र सामंतों में बांट दिया और युद्ध के समय उसने सैनिक सहायता लेनी प्रारंभ कर दी थी और सामंतवाद में राज्य की संपूर्ण भूमि पर राजा का अधिकार होता था। राजा राज्य की भूमि को अपने विश्वासपात्र स्वाभिमान और कर्तव्यनिष्ठ सामंतों को दे देता था और सामंतों को राजा से जो अधिकार प्राप्त होते थे उन्हें सामंती अधिकार कहा जाता था, ठीक है। इस तरह से भूमि वितरण की यह व्यवस्था ही यूरोप में सामंतवाद कहलाती थी और यूरोप की सामंतवादी व्यवस्था भारत की जमींदारी व्यवस्था के ही समान थी। यह प्रथा परंपरागत थी और सामंती प्रथा में राजा का स्थान महत्वपूर्ण तथा सर्वोपरि होता था और खेतिहर कृषक सर्प कहलाते थे। सामंत चर्च के साथ तालमेल बनाकर रखते थे और ये सामंत अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार अस्थायी सेना रखते थे और राजा के दरबार में उपस्थित होकर उसे उपहार भेंट आदि दिया करते थे। तो इसको आप देख लें, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। 56 से देखें, यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश में हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली। तो इटली में प्रारंभ हुआ था। और 57 है, द प्रिंस ग्रंथ का लेखक कौन था? दांते, सर्वेंटीज और मैकियावेली, बुकेसियो। तो मैकियावेली ये द प्रिंस गाथा के लेखक थे। 58 है, नई दुनिया की खोज किसने किया था? नई दुनिया की खोज कोलंबस ने किया था, एक ख वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। 59 है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो गुरुत्वाकर्षण के प्रतिपादक के सिद्धांत जो वैज्ञानिक थे न्यूटन थे, ख वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, देखिए पुनर्जागरण का क्या अर्थ है? यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुनर्जागरण को अर्थविद्या का पुनर्जन्म तथा कला, विज्ञान, साहित्य और यूरोपीय भाषाओं का विकास कहा जाता है। 61 है, पुनर्जागरण का प्रारंभ सर्वप्रथम कब और किस देश में हुआ था? तो पुनर्जागरण का प्रारंभ 1300 ईस्वी में इटली में हुआ था। 62 है, डिवाइन कमेडी नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो डिवाइन कमेडी नामक पुस्तक दांते ने लिखी थी, दांते। और 63 है, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। 64 है, भौगोलिक खोजों के 2 परिणाम लिखिए। तो भौगोलिक खोजों के 2 परिणाम है, व्यापार व वाणिज्य का विकास और औपनिवेश, जो औपनिवेशिक विस्तार था, ये उसके अंतर्गत आता है। 65 है, इटली के किन्हीं 2 चित्रकारों के नाम लिखिए। इटली के 2 प्रमुख चित्रकार माइकल एंजेलो और राफेल थे। तो ये पार्ट 2 है स्टूडेंट। वेरी वेरी थैंक्स। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा, पार्ट 3। सो थैंक्स।